बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। दुनिया के सबसे बड़े 360 वर्चुअल स्टूडियोज में खुश आमदीद। भारतीय सरजमीन पर पाकिस्तानी परचम लहरा गया। ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली क्या होगी और किस तरह से हम स्मोक पर काबू पा सकते हैं और उसके साथ साथ डेंगू के वार को किस तरह बनाएंगे बेकार, ये सब कुछ होगा आज के बुलेटिन में। और मैं हूं सुंदस खान और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मिनी बजट की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन को मुतल्लिका वफाकी इदारों से मिनी बजट फ्रेमवर्क मौसूल हुआ। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मिनी बजट होगा। रवा माली साल में 800 अरब रुपए इजाफे हासिल करने की कोशिश की जाएगी। FPR का टैक्स महसूलात में कम अज़ कम 530 अरब रुपए का इजाफा करने का प्लान है। बिजली और गैस की कीमत बढ़ाने से 7 माह में 250 अरब रुपए हासिल करने का मंसूबा। आपको बताएं कि मिनी बजट की तैयारियां मुकम्मल। मुशीर खजाना शौकत तरीन को मुतल्लिका वफाकी इदारों से मिनी बजट फ्रेमवर्क मौसूल हो गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे इकराम होती। मिनी बजट की तैयारियों के मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी, इन तैयारियों में सबसे बड़ा तो FBR के जरिए सेल्स टैक्स बढ़ाने का मंसूबा है ताकि तकरीबन 530 अरब रुपए हासिल किए जा सकें। और ये रकम इस तरह हासिल होगी कि जो सेल्स टैक्स में छूट हासिल है मुख्तलिफ शोबों को, उनकी छूट खत्म कर दी जाएगी। इसके अलावा इनकम टैक्स जो विद होल्डिंग स्टेज पर जो रियायतें मिली हुई हैं लोगों को, उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हमारे ज़राए ये कहते हैं कि दवाइयों पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया जाएगा। IMF ने जून तक कम से कम 2000 अरब रुपए इजाफी हासिल करने की शर्त लगाई हुई है। उस पे ये जो बोर्ड है IMF का, वो फैसला देगा। बोर्ड का फैसला तभी आएगा जब ये मिनी बजट मंजूर कर लिया जाएगा। ये मिनी बजट ऐलान होने के बाद IMF अपनी रकम रिलीज करेगा। टैक्स, बिजली, जो पेट्रोलियम लिवी और गैस के शोबों में भी इकदाम किए जाएंगे और इन चीजों की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। पेट्रोलियम की जो मुख्तलिफ पर लीटर प्राइस है वो तो बढ़ाई जाती रहेगी, लेकिन साथ ही जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लिवी है, PDL जिसे कहते हैं, उसमें भी इजाफा किया जाएगा। और ये इजाफा कम से कम 4 रुपए फी लीटर मुसलसल किया जाएगा और शायद 4 दफा ये कर दिया जाए। इससे पाकिस्तान को तकरीबन 150 अरब रुपए मजीद मौसूल होंगे। इसके अलावा भी जो 2000 अरब रुपए का IMF ने कहा है कि जून तक ज्यादा हासिल करें, उसके लिए टैक्स में मुख्तलिफ इकदाम भी किए जाएंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इकदाम हैं। और वो ये हैं कि जो टैक्स चोरी के इकदाम हैं वो खत्म किए जाएं और टैक्स चोरी रोकने के लिए नोटिफिकेशन आएंगे। जो नोटिफिकेशन मिनी बजट के ऐलान के बाद आएंगे उनमें और भी बड़े इकदाम होंगे जो कि सामने आ जाएंगे और उससे महंगाई बढ़ने का बहुत बड़ा अंदेशा है। जी बहुत शुक्रिया इकराम होती तफसीलन आगाह करने के लिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है 1 दिसंबर से महंगाई बढ़ाने की तैयारी काबिल मुज़म्मत और गरीबों पर जुल्म है। मौजूदा हुकूमत गरीबों को कंगाल और मुल्की मईशत को बर्बाद कर चुकी है। दवाई, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स, ये है नया पाकिस्तान। स्टेट बैंक का कर्ज के लिए हुकूमत पर दरवाजा बंद करना पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मजीद कहते हैं हुकूमत ने IMF की शराइत पर मुआशी खुद मुख्तारी गिरवी रखती है। वजीर मुशीर दिहाड़ी लगाते और चले जाते हैं, कौम खुमियाजा भुगत रही है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत ने IMF की शराइत पर मुआशी खुद मुख्तारी गिरवी रखती है। वजीर मुशीर दिहाड़ी लगाते हैं और चले जाते हैं, कौम खुमियाजा भुगत रही है। कराची सुप्रीम कोर्ट में नस्ला टावर गिराने का केस, कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर अदालत का सख्त इजहार बरहमी। कमिश्नर कराची ने बताया कि नस्ला टावर पर ऑपरेशन कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, झूठ मत बोले, कितनी बिल्डिंग गिरी, कितना काम हुआ, हमें इसका बताएं। तिजोरी हाइट्स को भी अब तक मिसमार नहीं किया गया। अदालत ने तस्वीर के साथ आज दोपहर तक मिसमारी की रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अरशद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद बेग, आगाह कीजिएगा, कब तक अदालत में ये रिपोर्ट जमा करानी है और इंतजामिया की जानिब से अब क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर गिराने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है।
दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कराची कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि हमने नस्ला टावर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तेसार किया कि कितनी बिल्डिंग गिरी है, कितना काम हुआ, हमें इसका बताएं, झूठ मत बोलें। कमिश्नर कराची ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहा कि सर मेरी बात सुने, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि क्या आप अपने घर पर खड़े हैं, ये तरीका है अदालत में बात करने का। जस्टिस काजी अमीन ने कमिश्नर कराची से कहा कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। कमिश्नर कराची का कहना था कि सर अमानत गिराने की कोशिश कर रहा हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आप कोशिश को छोड़ें, यहाँ से सीधा जेल जाएंगे। कराची चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सीधा जाएं और अभी पूरे कराची की तमाम मशीनरी और मजदूरों को लेकर जाएं और नस्ला टावर को जाके मिसमार करें। जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि हम समझ रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ रहे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची से मुतल्लिक सवाल किया कि आप किस ग्रेड के अफसर हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंह ने बताया कि ये ग्रेड 21 के हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिया कि क्या ग्रेड अफसर का कोर्ट में बात करने का यही तरीका होता है, जाओ सारे शहर की मशीनरी और स्टाफ को लेकर नस्ला टावर और गिराओ। जिस पर हायर तजूरी से मुतल्लिक भी जो केस में समाअत हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने का कहना था कि तजूरी हायर्स का भी अब तक आपने मिसमार नहीं किया, जिस पर कमिश्नर कराची ने बताया कि तजूरी हायर्स को गिराने का काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहना था कि अगर ऑपरेशन जारी है तो तस्वीर के साथ दोपहर को हमें रिपोर्ट पेश करें। जी, तस्वीर के साथ दोपहर तक रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। शुक्रिया आपका अरशद बेग तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरजनिश के बाद कराची इंतजामिया को होश आ गया। कमिश्नर कराची की हिदायत के बाद नस्ला टावर को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे, फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। जी फयाज, बताइएगा किस तरह गिराया जा रहा है नस्ला टावर को? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नस्ला टावर के बाहर मौजूद हूँ। अदालती अहकामात की रोशनी में नस्ला टावर को मस्मार करने का अमल एक मरतबा फिर शुरू किया जा रहा है। हिफाजती तौर पर जो है हिफाजती दीवार बनाई जा रही है जो नस्ला टावर के चारों एतराफ़ होगी। सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंतज़ामिया हरकत में आ गई है। पुलिस रेंजर्स के साथ जो है ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पर बांस पहुँचा दिए और सबसे पहले जो है हिफाजती दीवार बनाई जाएगी जिसके साथ चादर लगाई जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से DC ईस्ट, उनके साथ कमिश्नर कराची और रेवेन्यू के अफसरान ने नस्ला टावर का दौरा किया। उनका ये कहना है कि 2 रोज़ कबल ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन जो बड़े पत्थर थे वो सर्विस रूट के साथ शार फैसल पर गिर रहे थे। जानी और माली नुकसान होने का खदशा था, जिसकी वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया था। अब एक मरतबा फिर हिकमत अमली तब्दील की गई है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि नस्ला टावर के एतराफ़ में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है और टॉप फ्लोर पर हम देख रहे हैं कि जो मजदूर हैं वो पहुँच चुके हैं और उनका इंतज़ामिया का यही कहना है कि मैनुअल तरीके से हथौड़ों की मदद से जो है इस तमाम तर नस्ला टावर के जो टॉप फ्लोर है उनको तोड़ा जाएगा, जिसके बाद हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। जी, फयाज यूनुस कराची से अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पाक की बहाली की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। झील पाक में 2 झीलें थीं, कैसे बंद हो गईं? कराची में 4 झीलें थीं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब कहाँ हैं, अब वो बताएं। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने बताया मौजूदा सूरत हाल में 2 हिस्से हैं झील पाक के। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये सब कुदरती झीलें थीं, कैसे ख़त्म हो गई? जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, क्या ये झीलें मिट्टी डालकर बंद कर दी गई हैं? आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पार्क की बहाली की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। झील पार्क में 2 झीलें थी, कैसे बंद हो गई? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री सिविल एविएशन की ज़मीन पर कब्जे की समाअत। अदालत का सिविल एविएशन को क्लब बंद करने का हुक्म, जगह में के लिए इस्तेमाल की इजाज़त देते। अदालत का सिविल एविएशन की ज़मीन पर बनाए गए क्लब की सरगर्मियाँ फौरी बंद करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया सिविल एविएशन को अलॉट की गई ज़मीन सिर्फ एविएशन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत प्राइवेट लोग जिनका कब्जा है उनको सपोर्ट कर रही है। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स ने ये कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद कब्जा ग्रुप बन गया है। चीफ जस्टिस ने कहा सरकारी ज़मीन पर क्लब बनाया हुआ है, कल को अपना घर और सोसाइटी भी बना लेंगे। आप पैसा बनाने में लग गए हैं, काम से तवज्जो हट गई है। सिंध हुकूमत प्राइवेट लोगों को नवाज रही है। जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए। और अहकामात के बावजूद अपने महकमों में रिपोर्ट ना करने पर वफाकी ब्यूरोक्रेसी के अफसरों को नोटिस जारी कर दिए गए। रिपोर्ट ना करने वाले अफसरों ने रोटेशन पॉलिसी 2020 पर अमल नहीं किया था। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।
वफाकी ब्यूरोक्रेसी की रोटेशन पॉलिसी 2020 पर अमल दरामद। पुलिस सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान को नोटिस जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 20 के 12 और पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के 17 अफसरान को इजहार वजूह के नोटिस जारी किए गए। इन अफसरान के रोटेशन पॉलिसी के तहत तबादले हुए थे, लेकिन 4 हफ्तों से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद उन्होंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं दी। इजहार वजूह के नोटिस में कहा गया है कि 7 दिन के अंदर जवाब दें कि अब तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी। रोटेशन पॉलिसी के तहत तबादलों के बाद मुतल्लिका पोजीशंस पर ज्वाइनिंग करके रिपोर्ट देना लाजमी था। अहम खबर आपको दें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल का एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत। रोटेशन पॉलिसी के तहत पंजाब से तब्दील होने वाले पुलिस और PAS अफसरान का मामला उठाया। खत लिखकर वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया है कि पंजाब में अफसरान की कमी है। रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान को ना निकाला जाए जब तक कि उनके मुतबादल ना आ जाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखा है। रोटेशन पॉलिसी के तहत पंजाब से तब्दील होने वाले पुलिस और PAS अफसरान का मामला उठाया। एस्टैब्लिशमेंट ने गैर कानूनी तौर पर सिंध के अफसरों के तबादले किए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ देने के बजाय अफसरों के तबादले कर दिए। इस्लामाबाद से सिंध भेजे गए 4 अफसरों को कबूल कर लिया है। सिंध को अभी भी 44 अफसरों की ज़रूरत है। इख्तलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान है। वफाक से कहा था अफसरों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध ने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। सूबा सिंध से निकाले गए थे और 4 भेजे गए थे। जो 4 ऑफिसर्स बुलाए गए थे इस्लामाबाद, उस प्रपोजल को सिंध कैबिनेट ने मुस्तरद किया था और जो 4 ऑफिसर्स इस्लामाबाद से सिंध भेजे गए थे उस तजवीज़ को सिंध कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी वजह यह है कि सूबा सिंध में जो 20 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनकी 67 पोजीशंस हैं। 67 ऑफिसर्स एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से आने चाहिए थे और इस वक्त हमारे पास सिर्फ 19 ऑफिसर्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो 48 ऑफिसर्स की जो है वो शॉर्टेज थी, लिहाजा जो 4 आए थे उनको हमने रख लिया, तो इससे जो शॉर्टेज थी वो कम होकर 44 की हो गई। कि ये जो कन्फ्लिक्ट है या जो इख्तलाफ है वो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान है। इसमें किसी ऑफिसर्स का कोई लेना देना नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इन पुलिस ऑफिसर्स को या वो जो PAS के ऑफिसर्स हैं उनको इस पर तंग न करे, उनके खिलाफ कार्रवाई न करे। मुल्तान में रेलवे इंतजामिया ने बिजली की बचत का मंसूबा तैयार कर लिया। डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करके 60 किलोवाट बिजली पैदा की जाएगी। 6 माह के इस मंसूबे पर 40,98,000 रुपये खर्च आएगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे। हमारे साथ होलोग्राम टेक्नोलॉजी पर मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ, मुल्तान से लाहौर स्टूडियोज के अंदर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, ये बताइएगा कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, देखें मुल्तान में रेलवे इंतज़ामिया ने जो बिजली की बचत के लिए जो डिविजनल ऑफिस मुल्तान है उसको सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है और ये जो दिसंबर है उसके आखिरी हफ्ते में ये जो मंसूबा है 6 माह का ये मंसूबा होगा और इस मंसूबे के तहत 41 लाख के करीब जो लागत आएगी और 6 माह का वक्त दरकार होगा। इस 6 माह के दौरान दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इसका काम शुरू किया जाएगा और 6 माह के दौरान ये जो मंसूबा है इस पर तकमील पयामल तक पहुँचेगी। अगर यहाँ पर लागत के हवाले से बात की जाए तो लागत जो है वो 41 लाख की जो लागत है वो जो एस्टीमेट बनाया गया है और इस लागत के दौरान जो 60 किलोवाट बिजली है वो पैदा की जाएगी। रेलवे इंतजामिया का ये भी कहना है ज़राए से कि अगर बिजली की पैदावार के इजाफे की ज़रूरत के तहत सोलर सिस्टम की जो प्लेटें हैं उनको बढ़ाया भी जा सकता है, जिसके तहत बिजली मजीद भी जो पैदा की जा सकती है। इस दौरान यहाँ पर यह बताता चलूँ जो इजाफी बिजली पैदा होगी और या फिर एतवार और दीगर जो हॉलीडेज है, जो छुट्टियां, उसके दौरान जो बिजली पैदा होगी उसको मैपको को बेचा जाएगा और मैपको को फरोख्त किया जाएगा, जिससे जो रेलवे जो बजट है और रेलवे का जो ऑफिस है उसको भी जो बचत होगी। दूसरी जानब ये भी बताता चलूँ इस मंसूबे की तकमील और इस मंसूबे की कामयाबी के बाद जो समझ सट्टा लोको शेड है और इसके बाद महमूद कोट लोको शेड है उसका मंसूबा तैयार किया जाएगा और मंसूबे की कामयाबी के बाद रेलवे इंतजामिया का यही कहना है कि तमाम जो ऑफिसेज हैं इसके अलावा तमाम जो लोको शेड है उनको भी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है, मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद थे होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी ने अदलिया के खिलाफ
توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے حسین احمد۔ حسین احمد آگاہ کیجیے گا، مزید کیا تفصیلات ہیں اس درخواست سے متعلق؟ جی دیکھیں، اسلام آباد کی یہ خاتون وکیل ہیں کلثوم خالق، ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے توہین عدالت کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اگر نواز شریف جیل جا سکتے ہیں تو ثاقب نثار کیوں نہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، دونوں نے عدلیہ کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں۔ عدالت جو ہے وہ توہین عدالت کے تحت دونوں کو جو ہے وہ سزا دے۔ درخواست جو ہے وہ اس وقت دائر کی گئی ہے، تاہم اسے ابھی باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا حسین احمد، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ برطانیہ میں کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹرز کی نمائندہ تنظیم ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشین ناردرن یورپ کا سالانہ ڈنر منعقد ہوا۔ ڈنر میں برطانیہ بھر سے ڈاکٹرز کی فیملیز نے شرکت کی۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ برمنگھم سے عابد قاسمی رپورٹ کریں گے۔ برطانیہ میں 14,000 سے زائد پاکستانی ڈاکٹرز کام کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کے دوران فرنٹ لائن پر کام کر کے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر لوگوں کی زندگیاں بچانے والے پاکستانی ڈاکٹروں کو دنیا بھر سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ گزشتہ روز برطانیہ میں کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹروں کی نمائندہ تنظیم ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشین ناردرن یورپ کا سالانہ ڈنر منعقد ہوا۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے بطور مہمان خصوصی، جبکہ پروگرام کے دوران صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے پیغامات بھی شرکاء کو سنائے گئے۔ I would also like to recognize ACLED as a large umbrella group of doctors from the Pakistani diaspora serving in the National Health Service for more than 7 decades. اس موقع پر پاکستانی پروڈکٹس کی نمائش بھی لگائی گئی، جس کا ہائی کمشنر نے وزٹ کر کے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ پاکستانی اور برطانیہ کے قومی ترانے بھی چلائے گئے۔ اس موقع پر ہائی کمشنر معظم احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہی ہمارے اصل سفیر ہیں، آپ کی وجہ سے آج برطانیہ میں پاکستان کا مثبت چہرہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اس دوران APPNE کے صدر عرفان اختر، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شبی احمد اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے ہائی کمشنر اور برطانیہ میں بسنے والے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس دوران سٹیج پر برٹش سنگر تانیہ ویلز نے لائیو پرفارمنس کے دوران اردو میں پاکستانی غزلیں سنا کر شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ ہائی کمشنر معظم احمد خان، MP خالد محمود، ڈاکٹر عرفان اختر اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا دوسرا سالانہ ڈنر ہے، جس کے دوران سال بھر محنت سے کام کرنے والے ڈاکٹرز کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ہمارے جو ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں UK میں اور اسی طریقے سے پورے یورپ میں، اور ماشاءاللہ جس طرح کا یہ کام کر رہے ہیں ہر حوالے سے، چاہے وہ چیریٹی ورک ہو، چاہے وہ ایون پاکستان کے کانٹیکس میں ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور خاص طور پہ پینڈیمک میں ان کی جو سروسز ہیں UK میں، اور اس کی تعریف میرا خیال میں ہر لیول پہ کی گئی ہے، تو ہمیں بہت خوشی ہے اور ہمیں بہت فخر ہے، اور یہ ایک طرح کا یوں کہہ لیجیے کہ ایک رول ماڈلنگ ہے۔ پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اپنے نے سب سے بڑا سالانہ اپنا ہیلتھ کنونشن منعقد کیا ہے۔ اس میں ہزاروں ڈاکٹرز نے شرکت فرمائی ہے۔ اس میں ہم نے CME سیشنز کیے ہیں، اس میں ہم نے سوشل ایوننگ کی ہے۔ اس تقریر میں صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی نے، ہمارے فارن منسٹر ڈاکٹر جناب شاہ محمود قریشی نے، ہم ہائی کمشنر معظم احمد خان نے شرکت فرمائی ہے اور ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے اور ہماری تنظیم کو انڈورس کیا ہے۔ ہم ان تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لاسٹ ایئر سارا ٹائم گزر گیا تھا لاک ڈاؤن کے اندر، یہ پہلا ایونٹ ہے جس میں ہم دوست آپس میں مل سکے ہیں، تو پیپل ہیو ریئلی اپریشیٹڈ دیٹ، اور آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک میں اوپر اور نیچے سے لوگ آئے ہیں۔ It's an opportunity for them all to meet each other, and the best part today has been that we've also not just invited doctors, but we've had people from Pakistan who brought their products and they sold their clothes and those things and jewelry.
and that was loved by the people. All these sort of privileges come with a lot of responsibility, and if Allah has blessed us with these sort of resources and this privilege that we can change and make a difference to human life, then we should actually not only take credit for that, but also give all the efforts to make sure that whatever we have got, we actually use for the benefit of humanity and to uphold our country, nation and Islam. یہ ہم نے اپنے اینول ایونٹ کیا ہے، اس میں اپنے بازار بھی تھا، CME کنونشن بھی تھا اور ڈفرینٹ ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں آج پورا دن. تو ہم نے پاکستانی ڈاکٹرز آرگنائزیشن ہے اور اس کے بینر کے اندر یہ ہو رہا تھا پروگرام. 2 سال پہلے ان کی جب لانچ ہوئی تو میں وہاں تھا، تو ان کو 200 ان کے ممبر تھے، آج 1000 سے اوپر ہیں. اس تنظیم کا جو فائدہ ہے کہ جو اور نئے یہاں ڈاکٹرز آتے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی طریقہ ہے ایک تنظیم کا، جو جتنے اور پاکستان سے نئے ڈاکٹر آتے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے بھی. شرکا نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم کے مماروں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ ہمارے ڈاکٹرز پوری دنیا میں اپنے ٹیلنٹ کا لوہا منوا کر ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر ڈنمارک میں اوورسیز پاکستانی بھی بہت خوش ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے اس اقدام کو سراہتے ہیں. ان خیالات کا اظہار تحریک منہاج القرآن ڈنمارک کی مجلس شورا کے صدر چودھری محمد اکرم جوڑا نے کیا. وہ برطانیہ کے شہر لیوٹن ایک عشائیے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مزید تفصیلات بتائیں گے چودھری نثار اپنی رپورٹ میں. تحریک مہناج القرآن ڈنمارک کے صدر چودھری اکرم جوڑا کے اعزاز میں مقامی کمیونٹی کی طرف سے ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر چودھری اکرم جوڑا سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے کر ان کے دل جیت لیے ہیں. پہلی دفعہ کوئی کام ہوا ہے اوورسیز واسطے، تو یہ ووٹ کاسٹ کرنے کی جو اجازت ملی ہے نا، یہ بہت ہی بہترین کام ہوا ہے. یہ ان کا حق ہے، انہیں ملنا چاہیے اور ہم خوش ہیں. ہم مبارکباد دیتے ہیں عمران خان. جتنی بھی پہلے سیاسی جماعتیں تھیں وہ سب نے مطلب وعدے کیے ہوئے تھے، کسی نے نہیں پورا کیا. یہ عمران خان PTI ہے، انہوں نے یہ وعدہ اپنا پورا کیا اور بڑی مشکل سے انہوں نے یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلایا ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں. جناب پاکستان کی اسمبلی پارلیمنٹ میں جو قانون پاس ہوا ہے اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے، میں پاکستان گورنمنٹ کا اور خاص کر کے پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 8 ملین پاکستانیوں کو جو ہے وہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں. کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. اس موقع پر چودھری امین پوٹھی، اسرار احمد راجہ، احتشام الحق قریشی، بزنس مین چودھری طارق محمود، چودھری امین پوٹھی، حاجی زبیر، کونسلر جاوید اور دیگر بھی موجود تھے. چودھری نثار، 92 نیوز، لیوٹن. سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی 552ویں سالگرہ کے موقع پر گردوارہ سبا ویانہ میں تقریب کا انعقاد ہوا جس میں سکھ مذہب، آسٹرین اور پاکستانی کمیونٹی کے مختلف شخصیات نے شرکت کی. بیورو چیف UK غلام حسین اوان اسی پر رپورٹ کریں گے. سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی 552ویں سالگرہ کے موقع پر گردوارہ سبا ویانہ میں بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا آغاز خصوصی دعاؤں سے ہوا. گردوارہ سبا کے سرپرست گردیپ سنگھ نے اپنے افتتاحی کلمات میں حاضرین شرکاء کو بابا گرو نانک کی 552ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش اور دوسرے ممالک خصوصی طور پر پاکستانی اور آسٹرین کمیونٹی کا ان کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہونے پر شکریہ ادا کیا. گردوارہ سبا کے سرپرست نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 70 سال سے ہم کرتارپور سیالکوٹ میں راہداری کھولنے کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر حکومت پاکستان نے گزشتہ سال راہداری کرتارپور کھول کر سکھ مذہب کی دلی خواہش پوری کر دی، جس پر ہم حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. گردوارہ سبا کے جنرل سیکرٹری گردیپ سنگھ نے بھی بابا گرو نانک کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکومت نے سکھ مذہب کے دل کرتارپور راہداری کھول کر جیت لیے ہیں. سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکھر نے آل پاکستان پریس کلب کے چیئرمین اکرم باجوہ، صدر غلام حسین نقوی اور دیگر پاکستانی صحافیوں کے اعزاز میں پاکستان ہاؤس ویانہ میں زورانے کا اہتمام کیا. غلام حسین اوان کی رپورٹ.
ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में 5 सितंबर को श्रीलंकन सिफारत खाना और ऑस्ट्रियन क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम वियना 21 डिस्ट्रिक्ट के मुकामी क्रिकेट ग्राउंड में एक रोजा टूर्नामेंट खेला गया था। एम्बेसी कप का फाइनल मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया। फाइनल मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंकन टीम को 10 विकेट से शिकस्त देकर पहला एम्बेसी कप जीता था। एम्बेसी क्रिकेट कप जीतने की खुशी में सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर ने अपने रिहाइशगाह पाकिस्तान हाउस में ऑस्ट्रियन नेशनल टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों, एम्बेसी कप टीम के कप्तान, हेड ऑफ चांसलरी लियाकत अली वड़ाइच और पाकिस्तानी कम्युनिटी की सहाफत के मैदान में शानदार कारकर्दगी और खिदमात के एतराफ में ऑल पाकिस्तान प्रेस क्लब ऑस्ट्रिया के चेयरमैन अकरम बाजवा, सदर गुलाम हुसैन नकवी और दीगर पाकिस्तानी सहाफियों को लंच पर मदऊ किया। तकरीब में कम्युनिटी अफेयर्स काउंसलर हमायूं शब्बीर जोया और सिफारत खाना वियना के स्टाफ मेंबरान भी शरीक थे। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग पाकिस्तान सऊदी अरब सेंटर की जानिब से मसनूई ज़हानत के हवाले से सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें मुक़र्रीरीन ने मसनूई ज़हानत के हवाले से अपनी रिसर्च और तजुर्बात की रोशनी में शुरका को आगाह किया। उमर अली रिपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान सऊदी अरब सेंटर की जानिब से मुनक़दा सेमिनार में किंग साउद यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन का कहना था कि मसनूई जहानत की बदौलत आज इंसान मजीद तरक्की कर रहा है। जदीद दौर में मसनूई जहानत के जरिए तमाम शोबों में जिद्दत आ रही है और ये मौजूदा और मुस्तकबिल की अहम तरीन टेक्नोलॉजी है, जिस पर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में भी फरोग देने की जरूरत है ताकि हमारे नौजवान दौरे हाजिर के तकाजों से हम आहंग हो सकें। सेमिनार से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के चेयरमैन सैयद इकबाल का कहना था कि सऊदी अरब में गुज़श्ता 3 दहाइयों से पाकिस्तानी इंजीनियर्स ग्रुप अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है और हर साल पाकिस्तान की 12 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में 100 के करीब स्कॉलरशिप देता आ रहा है, जिसमें हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तानी तलबा आगे बढ़ें और दुनिया के साथ बेहतर अंदाज में चल सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अब आज की टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, तो हमें इसके ऊपर स्पेशल फोकस देना चाहिए और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इसके ऊपर ड्यू फोकस दिया जा रहा है, तो इसको मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरा तो ये ख्याल है कि फ्यूचर में भी जो है वो यहाँ पे चूँकि काफ़ी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत एडवांसमेंट्स हो रही हैं, यहाँ पे बहुत फोकस जो है वो किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे, तो आई थिंक कि फ्यूचर में भी पाकिस्तानी इंजीनियर्स का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर खुरम के अलावा फारूक इकबाल, प्रोफेसर मोहम्मद रफीक ने भी इजहार ख्याल किया और सेमिनार के इनकाद को सराहा। वाइस चेयरमैन पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन सैयद तारिक महमूद उल हसन ने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर मुबारकबाद दी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वोट को इज्जत देने का हकीकी मतलब यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। दुबई में वाइस चेयरमैन पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मखदूम सैयद तारिक महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सहाफियों से बात करते हुए उनका कहना था कि वो वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 रोजा दौरा पर हैं और UAE में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के बारे में आगाही देने और ओवरसीज के मसाइल के तदारुक के लिए आए हैं। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत के 3 सालों में कमीशन ने 11,000 से ज्यादा शिकायत का अजाला किया है, जो कि गुज़श्ता दौर के 4 सालों में सिर्फ 5,000 था। मेरा खालिस्तान आप लोगों से मिलने का और यहाँ आने का मकसद यही था कि मैं आप दोस्तों से मिलकर वो तजावीज़ ले सकूं जो ओवरसीज़ के यहाँ के मसाइल हैं और ये बता सकूं कि हमारा OPC जो है ओवरसीज़ पंजाब कमीशन आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह से काम करता है और आपको जो इंसाफ की राह में रुकावटें हैं उसको दूर करने के लिए हम क्या इक़दाम कर रहे हैं और आपके फ़लाह बहबूद के कौन से मामलात हैं जो हम एड्रेस कर रहे हैं आजकल। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के दफ्तर में मालखाना का इफ्तिताह किया गया है, जहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी पंजाब भर से अपनी ज़मीन की फ़र्द या मलकियती कागजात हासिल कर सकते हैं। और जो कंप्लेंट हमारे पास आती है वो 3 माह के अंदर हम उसे रिजॉल्व करते हैं, लेकिन जो दोस्त वहाँ जाके कंप्लेंट दर्ज करता है उसको हमने कम करके 1 माह कर दिया है कि 1 माह में आप लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो सके, जो वहाँ पहुँच के अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। ये वाहद अदारा है चीफ मिनिस्टर ऑफिस का जिसके लिए अंदर से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होती कि फ़लाँ बंदे को आने दिया जाए। जब आप गेट पर आके ये कहते हैं कि आप हमने
ओवरसीज़ पंजाब कमीशन जाना है तो आप बगैर किसी रोक टोक के अंदर आते हैं। वहाँ पर किसी किस्म का कोई पर्ची सिस्टम मौजूद नहीं है और डायरेक्ट मेरा दरवाज़ा खुला होता है। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए वो तजर्बा कर ले। मैं सारा दिन तकरीबन 30 से 50 लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों से आए होते हैं उनसे मिलता भी हूँ, उनके मामलात भी देखता हूँ और फिर नेक्स्ट डे हम रात को उनको फ़ोन भी करते हैं कि जिस अदारे में हमने उनको भेजा है उनके साथ क्या सलूक हुआ है। सैयद तारिक महमूद हसन ने मजीद बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ टाइम जोन्स की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को ओपीसी में राब्ता करने में मुश्किलात का सामना था, जिसका अजाला करने के लिए ओपीसी में हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। सैयद तारिक महमूद हसन ने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए LDA स्पेशल रेवेन्यू डेस्क और वन विंडो ऑपरेशन का कयाम भी अमल में लाया गया है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट के चेयरमैन तुर्की अल शेख से सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने मुलाकात की और मौसम रियाद के कामयाब इवेंट की मुबारकबाद दी है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख से मुलाकात में सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने बाहमी अमूर पर गुफ्तगू की। सफीर पाकिस्तान बिलाल अकबर का कहना था कि कोविड-19 पर सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसा अंदाज से काबू पाया है जिसके बाद तफरीही सरगर्मियों से लोग महजूज हो रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी गुलकार और फनकारों की परफॉर्मेंस भी दुनिया भर में पसंद की जा रही है। जबकि तुर्की अल शेख का कहना था कि रियाद सीजन में दुनिया भर से सयाहों की बड़ी तादाद शरीक हो रही है और लोग तफरीही सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और 2020 में रियाद सीजन 1 में पाकिस्तानी गुलकारों की भी दावत दी गई है। और इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर ये देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।